नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमें सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि बाजार में कहां पर कमाई के मौके हैं। दूसरा नंबर भी आप नोट कर लें 02223001635। इस पर भी आप कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड की ही, क्योंकि सोने की कीमतों में तेज रिकवरी है और दिन के निचले स्तरों से 600 रुपए तक गोल्ड रिकवर हुआ है, 59,900 के ऊपर पहुंचा है और ग्लोबल मार्केट में भाव $1975 के ऊपर आया है। करीब करीब $12 की तेजी है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी, और रवि दियोरा हैं, कुंवर ग्रुप के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजय जी, पहला सवाल आपसे यही कि सोने में ये रिकवरी क्यों आई है? नमस्कार मित्र जी। डेफिनेटली देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है। कल नो डाउट हमने यूएस में हॉलिडे मूड देखा था जिसकी वजह से कोई मेजर मूवमेंट नहीं था, बट पिछले हफ्ते के डेटा पॉइंट के बाद अब हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में जो तेजी बनी थी वो अब ठहरती हुई नजर आ रही है और ये हफ्ते के भी जो डेटा पॉइंट है वो कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव रखेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बड़ा करेक्शन हमने गोल्ड में पिछले हफ्ते में देखा, 1950 का लेवल भी टूटते हुए देखा था, वो अब एक रिकवरी के पॉइंट पे आ रहा है क्योंकि बाकी फंडामेंटल वो अभी भी सपोर्ट है। तो डॉलर की गिरावट के चलते गोल्ड को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मुझे लगता है आज और कल दोनों ही सेशन में कंटिन्यू रहेगा, जहां पे 60,200 तक का लेवल हम गोल्ड में देख सकते हैं। 200 का लेवल आप कह रहे हैं कि देख सकते हैं, इस पे आप नजर रखिए गोल्ड में। अच्छा, ठीक है। रवि जी, आप जरा बताइए, क्या आपको भी लगता है कि ये तेजी बढ़ सकती है गोल्ड की? मेरे हिसाब से जो रिकवरी है उसका बेसिक रीजन, जैसे अजय जी बता रहे थे, डॉलर इंडेक्स की में गिरावट आई। ये डॉलर इंडेक्स की गिरावट क्यों थी? क्योंकि आज जो मींस यूरोपियन मार्केट ओपन हुए उसके बाद जो स्वैप्स है वहां पे बॉन्ड डिफॉल्ट स्वैप्स यूएस के, उसमें गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट के हिसाब से बॉन्ड मार्केट में रिलीफ थी, यील्ड्स में करेक्शन आया और उसका डॉलर इंडेक्स पे इम्पैक्ट आया। तो जब जब बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ी गिरावट आती है इसका एक इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पर नेगेटिव एंड अदर असेट क्लासेस इंक्लूडिंग इक्विटीज हो या रिस्कियर असेट क्लासेस है, इसमें थोड़ा इसका एक सेंटिमेंट सपोर्ट मिलता है। और कल यूएस बंद था एंड आज सुबह भी देखे तो यूरोपियन मार्केट तक कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं था, बट ये मार्केट ओपन हो इस हिसाब से आप नास्टेक देख ले, यूएस का जो बेंचमार्क है वो भी दोपहर के बाद एक अच्छी रिकवरी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक ये बेसिक रीजन है जिस हिसाब से आज थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ा जैसे यूएस मार्केट ओपन होगा थोड़ा शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिल सकता है। 59,800 एक बेसिक लेवल है, अगर थोड़ा डिप पे मिलता है बाय करें। आज के लो के करीब स्टॉप लॉस लगा है करीबन 59,600 करीब। अपर साइड मुझे लग रहा है 60,200 तक की रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। हालांकि 60,200-300 के आसपास कंसोलिडेशन हो सकता है क्योंकि फेड की मीटिंग के पहले जो डेटा आने हैं ये वीक में, वो काफी सीरीज ऑफ डेटा कल से आने स्टार्ट हो गए, तो उसके ऊपर बाद में मार्केट का फोकस चला जाएगा। बट अभी लग रहा है कि आज के दिन में एटलीस्ट बाय करना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बाइंग करके चलना चाहिए, बाइंग का ट्रेड लें गोल्ड में। अच्छा अजय जी, चांदी पर क्या व्यू है आपका? सिल्वर में क्या करना चाहिए? चांदी में एज कंपेयर टू गोल्ड तो 2 दिन में हमने देखी थोड़ी हल्की तेजी बनी है, बिकॉज गोल्ड सिल्वर रेशियो में हमने रिसेंटली एक बाउंस आते हुए देखा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ज्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। इसका एक कारण ये भी है, बेस मेटल में हमने जो बड़ी फॉल देखी है उसके चलते चांदी थोड़ी अंडर परफॉर्मिंग है, बट डिस्पाइट इट मुझे लगता है कि चांदी के अंदर भी 71,000 का लेवल रिगेन कर लिया है। करंट लेवल से भी लेके चलिए 70,450 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कि 72,000 तक का लेवल हम देख पाएंगे। ओवरऑल सोनी का फॉलो करते हुए दिखाई देगी और जिस जगह बेस मेटल में भी रिकवरी बन रही है तो चांदी को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो 72,000 के लिए चांदी को लेके चलना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी। क्या, चलिए आते हैं बात क्रूड की। और कच्चे तेल में आज इंट्राडे में 2% से ज्यादा की गिरावट आई, उसके बाद थोड़ी रिकवरी, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट कमजोर है। और 4 जून को ओपेक प्लस की मीटिंग है उत्पादन के मसले पर। उत्पादन घटेगा या नहीं घटेगा इसको लेकर बड़ी दुविधा है, क्योंकि एक तरफ ओपेक ने यह सिग्नल दिया था जब चेतावनी दी थी सऊदी अरब ने शॉर्ट सेलर्स को कि आप शॉर्ट ना करें, आप ट्रैप हो जाएंगे, मतलब एक हिंट माना गया था कि शायद सऊदी अरब चाहता है कि उत्पादन कट हो। दूसरी तरफ रूस की तरफ से जो बयान आया उससे ये लगा कि अभी रूस उत्पादन घटाने के पक्ष में नहीं है।
तो अब कुल मिलाकर अभी बहुत पिक्चर क्लियर नहीं है। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा हैं, एनर्जी मार्केट के एक्सपर्ट। तनेजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि 4 जून की मीटिंग है ओपेक प्लस की, आपको क्या लगता है, क्या इस बैठक में उत्पादन कटौती पर कुछ फैसला हो सकता है? देखिए, सऊदी अरब की बड़ी कोशिश है, इराक की भी कोशिश है, कुवैत की भी, कि प्रोडक्शन कट करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके पहले सहमति हुई थी कि जिसमें सारे देश जो है प्रोडक्शन कट करेंगे, लेकिन जो डेटा निकल के आ रहा है और जितना तेल बाजार के अंदर उपलब्ध है सप्लाई सिस्टम में, उससे लगता नहीं कि वो प्रोडक्शन कट जो है हुआ है उस मात्रा में। कहा जा रहा है रूस की तरफ से तो बिल्कुल नहीं हुआ है। कुछ लोगों का कहना है सऊदी अरब ने भी नहीं किया है, क्योंकि सऊदी अरब जो है उसके लिए सबसे बड़ा बाजार आज एशिया है, जिसमें खास तौर से जो है वो भारत और चीन है। और भारत और चीन जो है वो लगातार रूस से ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। तो जो सऊदी अरब का शेयर है वो कम हो गया है, चीन में भी कम हुआ है, भारत में भी कम हुआ है। उसको लेके वो परेशान है। तो कहते हैं कि उनकी तरफ से भी जो प्रोडक्शन कट होना था हुआ नहीं है जितना उन्होंने कहा था। लिहाजा यह है कि जो इराक और कुवैत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनकी पहले से ही असहमति थी, खासतौर से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। तो मुझे ऐसा लगता है बैठक से पहले जो बातचीत हो रही है, जो खबरें उसकी निकल के आ रही हैं, कि कोई सहमति इनकी बन नहीं पा रही है, क्योंकि रूस इस मूड में नहीं है कि वो अभी प्रोडक्शन कट करे। जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब का कहना है अगर प्रोडक्शन कट नहीं करते हैं तो कीमतें और नीचे चली जाएंगी और उनके लिए जो है वो परेशानी पैदा हो जाएगी। जो उनके अर्थव्यवस्था को विस्तार करने के कार्यक्रम है, आधुनिकरण के कार्यक्रम है, नए तेल के भंडारों खोजने को, कहते हैं सारे के सारे उनके इम्पैक्टेड हो जाएंगे, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पैसे की दिक्कत हो जाएगी। तो इस कुल मिलाकर के अंदर मतभेद है और ये मतभेद ओपेक की एक नई मीटिंग से पहले रिजॉल्व हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं। क्योंकि रूस के लिए प्राथमिकता है कि रेवेन्यू जो यूरोप से कम हो रहा है, तो वो रेवेन्यू एशिया से ज्यादा आ रहा है, अफ्रीका से आ रहा है, कुछ और देशों से आ रहा है, वो बढ़ना चाहिए उनका, और उनका तेल का निर्यात बढ़ना चाहिए। तो रूस अभी इस मूड में नहीं है कि उत्पादन कम करे, वो इसमें है कि उसका जो नए बाजार वो ढूंढ रहा है, नए बाजार मिले, उसकी प्राथमिकता वो है। सऊदी अरब की प्राथमिकता कीमत जो है उसको किसी तरह $80 पर ले जाने की है। तो दोनों मिल के काम करते हैं तभी परिणाम निकलता है, मिल के काम कर नहीं पा रहे, ऐसा नजर नहीं आता। ये बहुत डिटेल में सर आपने समझाया। एक सवाल मेरा आपसे और होगा सर कि ऐसे में फिर आपको क्रूड का फेयर प्राइस इस वक्त क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो है दबाव में रहेगा। जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरब जो है वो इस हालत में नहीं है कि वो बहुत ज्यादा जो है वो कुछ कर पाएगा। मैनूवरिंग जिसको बोलते हैं, स्कोप उसके पास ज्यादा नहीं है। रूस से संबंध खराब कर नहीं सकता, अमेरिका से संबंध उनके कोई बहुत अच्छे हैं नहीं, भारत और चीन उनके लिए बहुत अहम देश बन चुके हैं। तो लिहाजा उनके बहुत ज्यादा बस में नहीं है। प्रोडक्शन कट की बात भी करते हैं, क्या इफेक्टिवली प्रोडक्शन कट होगा ये देखने की बात होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कीमत और उतनी डिमांड बढ़ नहीं रही है। तो मुझे लगता है अभी जो कीमतें हैं वो थोड़ा दबाव में रहने वाली है। आप कह रहे हैं कि अभी भाव थोड़ा दबाव में रहेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में क्रूड मार्केट के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब एक खबर आई है आज कि मानसून आगे बढ़ा है और मौसम विभाग ने, आईएमडी ने यह कहा है कि अंडमान निकोबार के सभी हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है और 2 से 3 दिनों में यह आगे और बढ़ेगा, बंगाल की खाड़ी के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। ये आईएमडी का ताजा अपडेट है। हमारे साथ आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आरके जैनामनी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जैनामनी जी। मानसून आगे बढ़ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के, ये खबर कि मानसून के मोर्चे पर थोड़ी अच्छी खबर आ रही है। आप जरा बताएं कि क्या ये आगे बढ़ते बढ़ते 4 जून से पहले भी केरल पहुंच सकता है क्या? देखिए, अभी तक का जो हम लोग का जो 5 दिन का जो आउटलुक हम लोग दिए हैं उसमें तो मेनली बंगाल का खाड़ी का जो कुछ हिस्सा जो है, केंद्रीय बंगोपसागर एंड जो श्रीलंका का नीचे और कमरिन मेलदीप एरिया, इसी में रखे हैं। तो अभी जैसे हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो अभी पिक्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लेकिन अंडमान की में तो बढ़िया है, क्लाउडिंग है, पोर्ट ब्लेयर में रेन है, तो वो तो जो लेट हुआ है 1 वीक ओवर दी पोर्ट ब्लेयर, बट वो इट हैज अराइव्ड टुडे। और रेन भी मतलब ऑलमोस्ट ऑल जगह अंडमान निकोबार आइलैंड में हुआ है, सिग्निफिकेंट रेन हुआ है। बट आप जो बोल रहे हैं कि केरल का, हम अभी मॉनिटरिंग पर रखे हैं और हम लोग देख रहे हैं सर, जैसे ही डेवलप होगा देन हम बताएंगे। तो क्या लग रहा है सर, हो जाएगा 4 को आ जाएगा? देखिए, वो जो डेट है उसमें हम लोग प्लस माइनस 4 डेज रखे हैं। तो आज जैसे 30 तो हो गया, तो एटलीस्ट 1 तारीख को तो नहीं आ रहा है, बट होप की 4 जून का आसपास आ जाना चाहिए। बट हम लोग जो है बुलेटिन पर इसको लाया नहीं, मॉनिटरिंग रख रहे हैं।
ओके, तो आप कह रहे हैं चार हाँ, का जो हम लोग 4 तरीका जो कुछ दिए हुए हैं कि या एक दिन पहले या एक दिन बाद, ये सब वो अभी एग्जैक्ट बुलेटिन पर तो लाया नहीं। जब तक बुलेटिन पर नहीं आते मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई डेट बताऊं ये ठीक। अच्छा ठीक है। अब एक बात मैं आपसे और पूछ रहा हूँ सर, हालांकि आपने ये फोरकास्ट दे दिया है कि जून में कम बारिश होगी, लेकिन क्या केरल पहुंचने के बाद मानसून की रफ्तार थोड़ी तेज रहेगी? बहुत डिफिकल्ट ही तो बोलना एक्चुअली। जब तक आप मतलब 5 दिन मैक्सिमम आप बोल पाएंगे सही जानकारी, तो मानसून ऑल्सो और चैलेंजिंग बन जाता है अगर आप ज्यादा लंबा बोलेंगे। और हाँ, यही बोल पाएंगे कि जो अगर करंट का स्थिति देखेंगे तो बात यही है कि बंगाल का खाड़ी में जो इसकी जो प्रोग्रेस है मतलब काफी मतलब अप्रिशिएबल है। और मतलब कल परसों तक वी आर इन ए कॉन्फिडेंस कि आगे क्या प्रोग्रेस रहेगा क्या रहेगा, तो थोड़ा अभी शुरुआत है, वेरी डिफिकल्ट टू टेल एक्चुअली। अच्छा ठीक है। एक सवाल सर आपसे और मेरा होगा कि जून को लेकर आप लोगों ने कहा है कि सामान्य से कम बारिश हो सकती है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो अल्नीनो वाली बात बार बार आ रही है, अल्नीनो ओवरऑल हमारे मानसून को कितना डिस्टर्ब कर रहा है? क्या इसको लेकर पिक्चर कुछ और साफ हुई है? नहीं, मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन भी पूछा था, हमारा जो मेन सेकंड स्टेज था डायरेक्टली यही क्वेश्चन। तो एल-निनो का जो इम्पैक्ट है वो मंथ का एंड में मापा जा सकता है। अच्छा, है ना? तो अभी तो हम लोग बोला था कि डेवलपिंग हो रहा है, या टेम्परेचर भी बोला था कि ऑलरेडी 0.5 हो गया, ये एरिया पर 1 डिग्री हो गई। तो ऐसे मतलब डेली या वीकली उसकी इम्पैक्ट बहुत डिफिकल्ट है, मंथ वाइज कैन बी सीन, है ना? तो वो तो देखना पड़ेगा। मुंबई कब आ रहा है सर मानसून? मुंबई? हाँ, डेट मैंने बताया, जब केरल का नहीं बोल पाता हूँ तो मुंबई मतलब मुंबई में 10-12 जून क्या मतलब मैं आपसे मुंबई से बात कर रहा हूँ और हमारे जो पीसीआर के कलीग हैं वो जानने के लिए बड़ा उत्सुक हैं कि मुंबई में कब बारिश होगी। बहुत गर्मी है सर यहाँ मुंबई में। नहीं यार, अभी थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा एग्जैक्ट भविष्यवाणी के लिए, बट मैं जरूर ये बोलना चाहता हूँ कि जो प्री मानसून का जो आंधी है राजस्थान में काफी एक्टिव है। अच्छा, मतलब लास्ट ऑलमोस्ट 23 में ऑनवर्ड एवरी डे इट इज देयर, तो वो वार्निंग ऑरेंज कलर हम लोग दे रहे हैं और वो रहेगा 3 दिन। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जैनामणि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मानसून पर डिटेल जानकारी देने के लिए। लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं एमपी के कार्यक्रम में सेबी चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच बोल रही हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। अच्छा, हम आपको सुनाएंगे कि सेबी चेयरपर्सन क्या बोल रही हैं। That statement unambiguously, that for us as a regulator, this is the preferred vehicle for encouraging the citizens of this country to participate in the markets, to participate in the growth of the markets, and to participate in the growth of the economy. That is our belief. Now, as you can imagine, this then becomes the one industry in which we as a regulator repose a lot of faith as well as a lot of expectation. Because once having said that this is the preferred vehicle for all our investors, naturally we want that this car should be completely safe. It should have, good brake linings, it should have cruise control, it should have safety belts, it should have the airbags, and should be equipped with everything that will first of all prevent any accident, and secondly, should an accident occur, nobody should die. So this is the spirit of why SEBI puts a lot of onerous responsibility on this industry, क्योंकि ये हमारा बड़ा बेटा है. Okay, so lot of expectations, lot of expectations. In this context, the role of AMFI, I think, has been a sterling role, which has been not just envisaged but I think delivered. And here I must tell you again, with reference to this whole issue of return on investment, is that one day when I was chatting with my team and we were looking at KRAs for the year, so baat chali, and these days in SEBI we also have a concept called output based staffing. So unless there is output that's going to be delivered, you don't get staff. So in that context,
बात ये चली that if AMFI had not been there, and if the entire support of the mutual fund industry behind AMFI had not been there, the SEBI mutual fund department would have needed 3 times the number of officers. So I think that this very fine balance that AMFI and the industry that goes behind AMFI has been able to achieve is 2 things. One is, of course, advocacy. But while some people think of advocacy as a bad word and as a, a polite way of talking about lobbying, I don't see it that way. I see advocacy as a very simple way. तो आप सुन रहे हैं सेबी चेयरपर्सन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर। और हमने अभी मानसून की बात की, तो मानसून के सीधे बाद अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की। अजय जी, एग्री मार्केट में अगर मैं आपसे पूछूं एक एक करके, जैसे ग्वार की ही बात कर रहे हैं अभी आप, ग्वार में कल भी लोअर लेवल से रिकवरी, आज भी रिकवरी, ग्वार क्या प्लान कर रहा है? ये पूरे सीजन में अगर हम पिछले 5 महीने की पूरी बात करें तो ग्वार काफी सीमित दायरे में रहा, ना 5850 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, ना ही 5400 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है। कल की गिरावट के बाद आज हम देख रहे हैं मार्केट लगभग 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल साइड कोई मेजर चेंजेस नहीं, बट हाँ ये जरूर है कि मानसून को लेकर जो अटकलें लग रही है वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ग्वार पे दिखने लगे। वॉल्यूम धीरे धीरे आई थिंक इंप्रूव होने चाहिए। महीने में टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो मुझे लगता है प्राइसेस में एक रिकवरी रह सकती है ये हफ्ते में, जो ऊपर में 5650 से लेकर 5720 तक का लेवल गवार शीट में। बट वहीं दूसरी ओर अगर गवार गम की बात करें तो ये थोड़ा स्ट्रांग दिखने लगे, क्योंकि गवार गम गवार शीट का रेशियो अब इंप्रूवमेंट के तौर पे है। तो गवार गम में भी मुझे लगता है 11000 के ऊपर की आज की क्लोजिंग स्ट्रांग है। 11200 का लेवल तोड़ने पे 11650 तक के लेवल हम ये वीक में देख पाएंगे। तो दोनों ही काउंटर पे धीरे धीरे मौसम जिस ढंग से करवट बदल रहा है, क्योंकि राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, इसका इंपैक्ट डेफिनेटली खरीफ और रबी दोनों ही क्रॉप पे आगे तक होता हुआ दिखाई देगा। प्री मानसून बारिश तो नहीं है ये, बट जो वेस्टर्न डिसम्बर है, तो टाइमिंग गवार में मुझे लगता है काउंटर स्ट्रांग रहेगा अगले 2-3 दिन तो। ठीक है, ओके। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है शिव कुमार का, पूछिए शिव कुमार जी। सर मैंने कोरिएंडर 6800 रुपए पे 3 लोट बाय किए हैं सर, क्या 10 तारीख तक मेरा भाव आ सकता है सर? 6800 पे आपने 3 लोट बाय किया है? जी सर। अच्छा, 6400 के आसपास आ गया है भाव, तो क्या करें अजय जी? देखिए पूरे मसाले पैक की अगर बात करें तो सबसे पहले रैली हमने जीरे में आती हुई देखी, फिर हल्दी में लौटते हुए देखी, अब कहीं ना कहीं उम्मीद सबको धनिये पे है। तो टाइमिंग डेफिनेटली एक सेंटीमेंट जरूर बना है कि लोअर लेवल पे स्टॉकिस्ट की डिमांड हम इंप्रूव होते हुए देख पा रहे हैं, इसलिए बार बार में प्राइस 63-6400 का लेवल छूने के बाद रिकवर कर रहा है। बट अगर हम इमीडिएटली बात करें तो 6850 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इट विल टेक टाइम, बिकॉज जब भी भाव में तेजी आती है तो इमीडिएटली अराइवल प्रेशर मार्केट में बनना चालू हो जाता है। नो डाउट गुजरात और एमपी के बेल्ट में जो बरसाती हुई उससे अराइवल्स में कमी है, तो आई थिंक ही कैन वेट के 6850-6900 तक के लेवल हमें लगता है कि हफ्ते भर में एक बार प्राइसेस दिखा सकता है। 7 के ऊपर तो नहीं जाएगा, बट 6850-6900 तक का एक पुल बैक देखने मिल सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कोरिएंडर पे, इस पे आप नजर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अच्छा रवि जी, आप जरा हमें ये बताइए कि बेस मेटल में आज के लिए कोई ट्रेड है आपके पास? जब से बेस मेटल में मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में रिकवरी जारी रह सकते हैं। पर्टिकुलर आज थोड़ा रिस्क ऑन ट्रेड है, तो थोड़ा रिकवरी लोअर लेवल से एक्सपेक्टेड है। कल चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा मॉर्निंग में आएगा, तो अभी एक्सपेक्टेशन है कि ये पॉजिटिव डेटा आने चाहिए। तो मेरे हिसाब से वहां पे लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी का चांस बन रहा है। बट इसमें कॉमोडिटी स्पेसिफिक रहे, सारे मेटल्स के फंडामेंटल्स अपने रिएक्ट कर रहे हैं, कोई आउट परफॉर्म कर रहा है, कोई अंडर परफॉर्म। बट मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस का चांस अभी कॉपर पे है। कॉपर को बाय करे ये लेवल पे, आई थिंक जो जून कॉन्ट्रैक्ट है 712 के करीब चल रहा है, बाय करके चले। स्टॉप लॉस डाउन साइड आप 706 का लगा है। मुझे लग रहा है कि रिकवरी 720 से 721 तक एक्सटेंड हो सकते हैं। अच्छा। तो इस मेटल पैक में मुझे 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में रिकवरी की उम्मीद लग रही है, जिसमें कॉपर लीड कर सकता है। ठीक है, और नेचुरल गैस में सर, नेचुरल गैस में कोई ट्रेड दिख रहा है आपको रवि जी? नेचुरल गैस में आज हायर लेवल से थोड़ा प्रभाव सेलिंग का रहा है, बट मुझे लग रहा है कि एक बेटर लेवल पे अभी कमोडिटी ट्रेड करे। जून कॉन्ट्रैक्ट 195 के करीब चल रहा है, इसको बाय कर ले विद स्टॉप लॉस ऑफ 190। मुझे लग रहा है कि अगेन 203 तक की रिकवरी वहां पे दिखनी चाहिए। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कि आपको नेचुरल गैस में
क्या करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका और अजय जी आपका। और दर्शकों के लिए एक जानकारी कि आपको ये लग रहा होगा कि आज हमने, वैसे हम लोग किसी त्यौहार के दिन अलग कपड़ों में होते हैं आपके सामने, आज हमने बंडी क्यों पहनी है, आपके मन में ये सवाल होगा। तो बंडी हमने इसलिए पहनी है कि हम मना रहे हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस। आज 30 मई को ये दिवस मनाया जाता है और हिंदी का जो पहला न्यूज़पेपर था, जो पहला अखबार था, उदंत मार्तंड, उसका नाम था उदंत मार्तंड। और ये 30 मई जहाँ तक मुझे याद है 1826, जो हमने पत्रकारिता की पढ़ाई करते हुए जो हमने पढ़ा था, जो याद किया था, 30 मई 1826 को ये अखबार पहली बार प्रकाशित हुआ था। और इसीलिए आज के, चूँकि हिंदी का अखबार पहला हिंदी का अखबार था, इसीलिए आज हिंदी पत्रकारिता दिवस हम मनाते हैं। और चूँकि हिंदी जर्नलिज्म हम कर रहे हैं, बिजनेस जर्नलिज्म, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया ढेर सारा प्यार देने के लिए। और अजय जी, आप भी हिंदी पत्रकारिता का हिस्सा रहे हैं और रवि जी आप भी, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। नमस्कार।